कहते हैं हर गांव की अपनी कोई न कोई ऐसी जगह होती है जहां जाने से लोग सूरज ढलने के बाद बचते हैं। कुछ जगहों पर हादसे होते हैं और कुछ जगहों पर हादसों की यादें कभी खत्म नहीं होती। हमारे इलाके में भी एक ऐसी ही जगह थी, गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर। एक पुराना बिजली घर जिसे लोग भूतिया पावर हाउस कहते थे। सरकारी कागजों में वह कई साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन गांव के लोगों का कहना था कि वहां आज भी हर रात 12 बजे ड्यूटी शुरू होती है। उस रात गांव की चौपाल पर असामान्य भीड़ थी। बरगद के पेड़ के नीचे रखी पुरानी चारपाइयों पर गांव के बुजुर्ग बैठे थे। बीच में जलती अंगीठी से धुआं उठ रहा था। दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। रामलाल, आज सब लोग जल्दी चौपाल पर आ गए हैं। लगता है कोई बड़ी बात होने वाली है। चौधरी हरनाम सिंह। हाँ, क्योंकि आज बंगाम से कोई आदमी आने वाला है। उसने कहा है कि उसके पास उस पुराने पावर हाउस का ऐसा राज है जिसे सुनकर किसी की भी नींद उड़ जाएगी। हरिया काका, क्या सच में वहाँ भूत है या लोग बेवजह डरते हैं? कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती, उन्हें सिर्फ गांव वाले जानते हैं। इतने में चौपाल की तरफ से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। एक दुबला पतला आदमी और चेहरे पर थकान लिए चौपाल की ओर बढ़ रहा था। अरे, ये तो बंगाम वाला शंभू है। राम राम, सबको राम राम। सभी राम राम। आओ शंभू, तुमने कहलवाया था कि तुम्हारे पास पावर हाउस की कहानी है। कहानी नहीं चौधरी जी, सच है। चौपाल पर एकदम सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। अंगीठी की आग जैसे अपने आप धीमी पड़ने लगी। 3 रात पहले मैं जंगल के रास्ते से लौट रहा था। रास्ता छोटा था, इसलिए मैं उसी तरफ निकल गया जहाँ पुराना पावर हाउस है। फिर क्या हुआ? आज जब मैं पावर हाउस के पास पहुंचा, या तब रात के ठीक 12 बजे थे। शंभू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, हाथ कांपने लगे। आओ शंभू, बैठकर बात करते हैं। तभी शंभू भी जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक पूरे पावर हाउस के अंदर रोशनी जल उठी। क्या? लेकिन वहां तो कई सालों से बिजली नहीं है। यही तो डर की बात है। बिजली नहीं थी, फिर भी हर खिड़की से सफेद रोशनी बाहर आ रही थी। तुम अंदर गए थे? नहीं, पहले तो मैं छिपकर देखने लगा। तभी मैंने देखा सफेद हेलमेट पहने कुछ आदमी लाइन बनाकर अंदर जा रहे थे। कर्मचारी होंगे? अगर कर्मचारी होते तो उनके पैरों की आवाज आती। शंभू की आवाज भारी हो गई। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। चौपाल पर बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दूर किसी उल्लू ने आवाज लगाई। हवा और ठंडी हो गई। मैंने कहा था, उस जगह की बात अलग है। मैं डर गया, लेकिन तभी पावर हाउस के अंदर से एक तेज सायरन बजा और फिर किसी ने जोर से कहा, नई शिफ्ट, ड्यूटी पर पहुंचो। शंभू की बात खत्म होते ही चौपाल की लालटेन अपने आप बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ बरगद के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी समय दूर ठीक उसी दिशा से जहां पावर हाउस था, एक लंबा सायरन गूंज उठा। चौपाल पर बैठे हर आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अगले दिन रात होने से पहले उन्हीं में से 5 लोग उस भूतिया पावर हाउस की तरफ जाने वाले थे। चौपाल पर बैठे सभी लोग अब पूरी तरह खामोश थे। कुछ देर पहले तक जो लोग हंस बोल रहे थे, अब उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। दूर जंगल की तरफ से आती हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बरगद के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और पास ही कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चौधरी जी, ये कुत्ते ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जब इंसानों से पहले किसी अनहोनी का एहसास होता है तो सबसे पहले जानवर ही बेचैन होते हैं। शंभू, तूने उसके बाद क्या देखा? मैं डर गया था, लेकिन मेरे पैर जैसे वहीं जम गए थे। मैं भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मैंने देखा पावर हाउस के बड़े लोहे वाले गेट के सामने एक आदमी खड़ा था। कैसा आदमी? उसने बिजली विभाग की पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी।
सिर पर पीला हेलमेट था, लेकिन उसका चेहरा हरिया काका कांपते हुए। मैंने भी उसे देखा था आज से 15 साल पहले। सभी क्या? चौपाल पर फिर से सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजर हरिया काका पर थी। जब ये पावर हाउस बंद नहीं हुआ था तब मैं वहीं सफाई का काम करता था। फिर पूरा पावर हाउस सामान्य था। सब कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अचानक मुख्य कंट्रोल रूम से जोर का धमाका हुआ। हरिया काका की आवाज भर गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे वह आज भी वही मंजर देख रहे हो। पूरा कंट्रोल रूम आग की लपटों में घिर गया। जो अंदर थे वो बाहर ही नहीं निकल पाए। कितने लोग मरे थे? सरकारी रिकॉर्ड में 9, लेकिन असल में 12 लोग थे। 3 लोगों का क्या हुआ? उनकी लाशें कभी मिली ही नहीं। इतना कहते ही अचानक चौपाल के पीछे से लोहे के किसी दरवाजे के बंद होने जैसी आवाज आई। धड़ाम। वही आवाज, ठीक ऐसी ही आवाज मैंने भी उस रात सुनी थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया। देखो उधर रोशनी। इतनी रात को वहां कौन होगा? कोई इंसान नहीं। अचानक गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ चौपाल पर पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। चौधरी जी, अभी अभी मैंने पावर हाउस के पास सायरन बजते सुना है। कितने बजे? ठीक 12 बजे। चौधरी जी, कल रात मुझे उस पुराने पावर हाउस के गेट के बाहर लोहे का एक जला हुआ कर्मचारी पहचान पत्र मिला। जब मैंने उसे उठाकर देखा तो उस पर साफ लिखा था, रघुवीर सिंह, वरिष्ठ विद्युत मिस्त्री, सीनियर इलेक्ट्रीशियन। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? रघुवीर उन्हीं कर्मचारियों में था जो उस हादसे में जिंदा जल गया था। सभी की रूह कांप उठी, लेकिन अभी असली डर शुरू भी नहीं हुआ था। उसी समय चौपाल के पास किसी भारी जूते की धीमी साफ आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे चौपाल की तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन जब सबने देखा वहां कोई नहीं था, फिर भी आवाज रुक नहीं रही थी। पीतल की लालटेन अचानक कांपने लगी। बरगद के पेड़ की लंबी जटाएं हवा के बिना ही धीरे धीरे हिलने लगी। दूर जंगल से सियारों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पूरा माहौल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। यह कहते हुए वह जला हुआ लोहे का कर्मचारी पहचान पत्र निकालकर चौपाल पर बैठे सभी लोगों के सामने रख देता है। हे भगवान, यही तो रघुवीर था। उस हादसे वाली रात मेरी आखिरी बार इसी से बात हुई थी। काका, क्या हुआ था उस रात? रघुवीर हमेशा कहता था, जब तक मेरी ड्यूटी खत्म नहीं होगी मैं इस पावर हाउस को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी रात पूरा कंट्रोल रूम आग की लपटों में घिर गया। रघुवीर अंदर ही रह गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। इतने में चौपाल के पास किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भारी लोहे के जूते पहन रखे हो। कौन है? कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज अब और पास आ चुकी थी। मोहन, मैं देख कर आता हूं। रुको, अकेले मत जाना। मोहन ने लालटेन उठाई। रामलाल भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों धीरे धीरे चौपाल से बाहर निकले। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस लालटेन की पीली रोशनी कुछ कदम तक ही फैल रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी।
तभी मोहन की नजर जमीन पर पड़ी, मिट्टी पर ताजे जूतों के निशान बने हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी, वे निशान चौपाल की तरफ तो आ रहे थे, पर वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। ये देखो रामलाल, ये कैसे हो सकता है? दोनों डरकर वापस चौपाल की ओर भागे। चौधरी जी, कोई यहां तक आया था लेकिन वापस नहीं गया। वो हमें बुला रहे हैं। सभी लोग डरकर खड़े हो गए। कौन? पावर हाउस वाले। उसी समय दूर पहाड़ी की दिशा से एक पुराना सायरन फिर बज उठा। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। 12 बज गए, ड्यूटी शुरू हो गई। मैं अब और नहीं डरूंगा। कल रात हम सब मिलकर पावर हाउस चलेंगे। आज सच पता करके ही लौटेंगे। अगर जाना है तो सब साथ चलेंगे। याद रखना, अंदर जाने के बाद अगर कोई आवाज तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। सभी ने चौधरी की बात ध्यान से सुनी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वे सचमुच अगली रात उस भूतिया पावर हाउस तक पहुंच पाएंगे, या पावर हाउस की आत्माएं उन्हें रास्ते में ही अपना शिकार बना लेंगी। चौपाल पर हुई उस घटना के बाद पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, पुराना पावर हाउस। हर कोई उस जगह का नाम सुनते ही कांप उठता था। लेकिन मोहन, रामलाल, शंभू, हरिया काका और चौधरी हरनाम सिंह ने तय कर लिया था कि अब उस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। अगली रात घड़ी में ठीक 11:45 हो रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चांद बार बार बादलों में छिप रहा था। दूर जंगल से झींगरों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। बरगद के नीचे 5 लोग इकट्ठा हो चुके थे। हर किसी के हाथ में एक एक पीली रोशनी वाली लालटेन थी। याद रखना, आज कोई भी अकेला नहीं जाएगा। जो भी होगा हम सब साथ देखेंगे। अगर सच में वहां कोई है तो आज पता चल जाएगा। डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब पीछे लौटने का समय निकल चुका है। 5 गांव वाले धीरे धीरे पगडंडी पर चलने लगे। आगे घना जंगल था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सबके कदम अपने आप रुक गए। रास्ते की मिट्टी पर ताजा जूते के निशान बने हुए थे। ये देखो, ये वही निशान है। कल रात चौपाल के बाहर भी ऐसे ही निशान थे। लगता है कोई अभी अभी यहां से गुजरा है। लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जूतों के निशान जो सीधे पावर हाउस की तरफ जा रहे थे। इन निशानों के पीछे मत चलो, क्यों? क्योंकि जिसके ये निशान है वह इंसान नहीं है। यह सुनते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी वे धीरे धीरे उन्हीं निशानों का पीछा करने लगे। कुछ ही मिनट बाद घने पेड़ों के बीच से एक विशाल लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट पर जंग लगी हुई थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। ऊपर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, राज्य विद्युत विभाग, केंद्रीय पावर हाउस। यही है वही जगह। 5 लोग गेट से कुछ कदम दूर रुक गए। अंदर घना अंधेरा था। टूटी हुई इमारतें, जंग लगे ट्रांसफार्मर और झाड़ियों से घिरा पूरा परिसर किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। चलो अंदर चलते हैं। रुको, इतने में बिना किसी के छुए वह भारी लोहे का गेट धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। झर्रल, उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। रामलाल घबराकर, ये अपने आप कैसे खुल गया? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही 5 ने गेट के अंदर कदम रखा, पीछे से वही गेट
जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। धड़ाम। गेट खोलो, जल्दी खोलो। लगता है अब हमें अंदर ही जाना होगा। तभी पावर हाउस के अंदर कहीं से पुराने सायरन की आवाज गूंजने लगी। ओई! और उसके तुरंत बाद एक भारी आवाज पूरे परिसर में फैल गई। रहस्यमयी आवाज, रात की ड्यूटी शुरू हो चुकी है। यह आवाज सुनते ही हरिया काका कांपती आवाज में, यही आवाज मैंने 15 साल पहले भी सुनी थी। उसी समय एक परछाई दिखाई दी। उसने पुरानी बिजली विभाग की वर्दी पहन रखी थी, सिर पर हेलमेट था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला और जला हुआ था। वो देखो। लेकिन अगले ही पल वह परछाई गायब हो चुकी थी। क्या सच में हमने उसे देखा या ये हमारा वहम था? तभी भारी जूतों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। और फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजी, रहस्यमयी आवाज। रघुवीर सिंह अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुका है। यह सुनते ही पांचों लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ चुका था कि अब वे किसी इंसान के नहीं, बल्कि एक अधूरी ड्यूटी निभा रही आत्मा के इलाके में खड़े थे। सब लोग एक दूसरे से अलग मत होना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कोई हमें देख रहा है। अचानक पावर हाउस के भीतर लगी पुरानी मशीनों से लोहे के रगड़ने जैसी आवाज आने लगी, जबकि सालों से वहां बिजली का नामो निशान नहीं था। ये मशीनें अपने आप कैसे चल रही हैं? यही तो उस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटे हुए मीटर और जमीन पर बिखरे तार पड़े थे। दीवारों पर काले धुएं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यहीं वर्षों पहले भीषण आग लगी थी। यहाँ कितनी भयानक बदबू आ रही है। अचानक किसी ने पीछे से बहुत धीमी आवाज में कहा, ड्यूटी पूरी करो। तभी उन्हें सामने एक पुराना कंट्रोल पैनल दिखाई दिया। यही वही कंट्रोल पैनल है जिसके फटने से सबकी जान गई थी। अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी, लालटेन की लौ कांपने लगी और तभी एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने बिजली विभाग की पुरानी वर्दी पहन रखी थी, सिर पर हेलमेट था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह की आत्मा, भारी आवाज, मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। रामलाल चिल्लाकर, भागो! पांचों लोग पूरी ताकत से पावर हाउस से बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब कोई रास्ता ही नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पावर हाउस अपना रूप बदल चुका हो। हम बाहर कैसे निकलेंगे? उसी समय दूर से फिर वही सायरन बज उठा और उसके साथ दर्जनों लोगों के एक साथ चलने की आवाज आने लगी, जैसे सालों पहले मरे सभी कर्मचारी अपनी रात की ड्यूटी पर निकल चुके हो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस कहानी का दूसरा भाग जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।